आप लोगों को मल्टी बैगर स्टॉक पता है क्या होते हैं? स्टॉक्स के जैसे टाइप होते हैं। आप में से किसी ने सुना है मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में? नो। मल्टी बैगर स्टॉक वो होते हैं, जैसे मोहित आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, उस कंपनी के बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के ऑपरेशंस भी बहुत ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है या उस कंपनी को लोग ज्यादा अभी जानते नहीं है। इज दैट पॉसिबल? हो सकता है ना ऐसे। और क्योंकि उस कंपनी को लोग अभी ज्यादा जानते नहीं है, तो वहां उस कंपनी में ज्यादा बाइंग और सेलिंग होती नहीं है, जिसकी वजह से उसका पीई रेशियो कम रहता है। एक कंपनी का ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं। ऑपरेशन कैसे समझे जाते हैं? कंपनी की सेल चेक कर लो, उसके लिए भी मैं बताऊंगी जब मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगी। ऑपरेशन भी अच्छे चल रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, तो फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इन्वेस्टर्स ज्यादा जानते नहीं है उस कंपनी के बारे में, इसलिए बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है, तो प्राइस बढ़ नहीं रहा है। ठीक है पारस? और प्राइस बढ़ नहीं, अर्निंग तो बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रहा। और पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। अर्निंग का क्या मतलब हुआ? पर शेयर जो प्रॉफिट बचता है। जैसे आपकी सेल्स हुई, सेल्स में से खर्चे घटा दिए, खर्चे घटाने के बाद प्रॉफिट बचा, उसमें से टैक्स लेस कर दिया, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया, पहले नंबर पर प्रेफरेंस को देते हैं ना डिविडेंड, वो दे दिया। उसके बाद जो अर्निंग बची है वो इक्विटी वालों की होती है। ये तो आप लोगों को समझ आ गया हो गया, ये मैं 2 या 3 बार समझा चुकी हूँ। नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, सेकंड बैच भी होगा, लगा लेना जब तक समझ ना आए। ओके। तो अब ये जो अर्निंग बची है ना, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इश्यू कर रखे हैं उससे डिवाइड कर दो, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी आपकी, जिसको ईपीएस कहते हैं, कि एक शेयर पर एक साल में आपने कितना अर्न किया। जैसे प्राइस पर शेयर होता है ना, तो पीई रेशियो क्या होता है? उस शेयर का मार्केट में आज जो प्राइस चला हुआ है और आपके फंडामेंटल्स के हिसाब से पर शेयर आपकी जो अर्निंग है, वो वहां से पीई रेशियो आएगा। जब कंपनी को ज्यादा लोग जानते ही नहीं है, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं शेयर्स, और जब शेयर्स खरीद ही नहीं रहे हैं तो प्राइस नहीं बढ़ा, तो प्राइस कम है, अर्निंग ज्यादा है, तो पीई रेशियो तो कम आए। जो पीई रेशियो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके। कैसे? जैसे पी रेशियो कैसे निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पीई रेशियो का पता होना जरूरी है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पीई रेशियो रेलेवेंट नहीं है। तो पीई रेशियो प्राइस पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। ठीक है। तो यहां से आपका पीई रेशियो निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीसीएस कंपनी है, आज इसके शेयर का प्राइस 100 है। ये मैं थोड़ा इजी करने के लिए कर रही हूँ, कि जैसे टीसीएस कंपनी है, मार्केट में लोग इसको ज्यादा नहीं जानते हैं टीसीएस को अभी, पर इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस कंपनी के ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं, ये कंपनी बहुत अच्छे से चीजें कर रही है, और फ्यूचर में संभावना बन रही है। जब आप इसके फंडामेंटल्स पढ़ते हो तो पता चलता है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और काफी ग्रोथ होगी इसकी फ्यूचर में। बट अभी क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पर है, लोग इसको ज्यादा नहीं जानते हैं, तो इसके शेयर का प्राइस अभी कम है, 100 रुपीज है। तो इसकी ईपीएस चेक करते हैं, ये तो हो गया प्राइस पर शेयर। अब इसका ईपीएस देखते हैं। मान लो इस कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर्स हैं, और कंपनी का जो सेल्स हुआ है वो 10 लाख हुआ। क्लियर? 10 लाख हुआ। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके जो खर्चे थे वो मान लो 2 लाख हुए। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया? 8 लाख। ठीक है, 8 लाख प्रॉफिट बचने के बाद मान लो टैक्स वगैरह भी पे कर दिया, उसके बाद 8 लाख बचा, और प्रेफरेंस वालों को आप लोगों ने डिविडेंड भी दे दिया। मान लो सब कुछ देने के बाद ये इक्विटी वालों के लिए बच गया। ठीक है, इस अर्निंग बच गई, तो ईपीएस कैसे निकलेगा? जितने नंबर ऑफ शेयर्स अभी फिलहाल कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं मार्केट में, 1 लाख है, अर्न प्रॉफिट कितना है? 8। तो इस 8 लाख की 1 लाख से आप लोगों ने वो करनी है। ठीक है, तो ये 8 रुपए आ गया अर्निंग पर शेयर, 8 रुपए आ गया। ठीक है, और मान के चलिए कि चलो मैंने शेयर का प्राइस ना यहाँ बहुत ज्यादा ले लिया अर्निंग की कंपैरेटिवली, तो मैं इसके शेयर का प्राइस थोड़ा कम कर देती हूँ, 16 कर देती हूँ। ठीक है,
मार्केट में शेयर का प्राइस 16 है। तो अब पीई रेशो कैसे निकलेगा कि प्राइस कितना है 16 रुपए पर शेयर और अर्निंग कितनी आई 8, तो हमारा पीई रेशो कितना आ गया, तो 2 आ गया हमारा रेशो। समझ गए आप? पीई रेशो निकालना आ गया। अब मैं इसकी रिलेवेंस बताऊंगी, अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल है, एक शेयर का मार्केट में जो प्राइस है उस प्राइस की आपने डिवाइड करनी है अर्निंग पर शेयर की। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, सेल्स में से सारे खर्चे लेस कर दो, टैक्स भी लेस कर दो, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं उनको डिविडेंड वगैरह देने के बाद लास्ट में जो इक्विटी वालों के लिए प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट की आपने डिवाइड करनी है नंबर ऑफ शेयर से, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो उस कंपनी ने इशू कर रखे हैं, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ये जो 8 लाख रुपए की अर्निंग है ये इक्विटी वालों के लिए बची ना, तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर्स के लिए है ये 8 लाख रुपए अर्निंग, तो एक शेयर के लिए कितनी अर्निंग आ गई, 8 आ गई। तो पी रेशो हमारा 2 आ गया, जो कि बहुत लोगों ने देख लिया कि पी रेशो तो बहुत कम है इस कंपनी का। ठीक है, मतलब मार्केट में लोग अभी इस कंपनी को जानते नहीं है, तभी तो पी रेशो कम है, पी रेशो कम निकला। जबकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो पी रेशो कितना होता है, एवरेज पी रेशो, जो मतलब कि एक्सेप्टेबल है 20 से 25 होना चाहिए, 20 से 25 ही थोड़ा मतलब सही माना जाता है। अगर इससे बहुत ज्यादा है तो हम मान के चलेंगे कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, मतलब बाइंग सेलिंग के ऑर्डर की वजह से हाइप होके पी रेशो बढ़ा हुआ है, एक्चुअल में फंडामेंटल्स इतने वो नहीं है कंपनी के। नॉर्मली सिर्फ इतना एक्सेप्ट किया जाता है पी रेशो कि अर्निंग से प्राइस इतना ज्यादा हो, 20 गुना या 25 गुना ज्यादा। पी रेशो का क्या मतलब है कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना प्राइस पे कर रहे हो। जो आपने ये पीई रेशो 2 निकाला, इस 2 पीई रेशो का क्या मतलब है कि 1 रुपए की अर्निंग कमाने के लिए आप 2 रुपए का प्राइस पे कर रहे हो, और 8 रुपए की अर्निंग कमाने के लिए आपने 16 रुपए का प्राइस पे किया। क्लियर है ना? अभी पीछे जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें अर्निंग पर शेयर 8 रुपए आया था ना, 8 रुपए था, मार्केट में शेयर का प्राइस कितना था, 16 लिया था मैंने। यानी आपको अगर 8 रुपया कमाना है तो आपको कितने रुपए का शेयर खरीदना पड़ेगा, 16 रुपए का। यही तो हुआ ना पी रेशियो का मतलब। पी रेशियो का क्या मतलब है कि यहाँ पर जैसे अर्निंग पर शेयर 8 आया, यानी आपने 8 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए पे किए, 16 रुपए पर शेयर। अर्निंग पर शेयर 8 रुपया कमाने के लिए आपने 16 रुपए पे किए, जो कि 2 गुना ज्यादा है, जो कि 2 गुना ज्यादा। यानी अगर आपने 1 रुपया कमाना है इस शेयर पर तो उससे 2 गुना ज्यादा आपने प्राइस पे कर रखा है, राइट। तो ज्यादातर एक्सेप्टेबल पीई रेशियो क्या होता है, 20 से 25 तक, कि आपने 1 रुपया कमाना है तो आप 20 गुना या 25 गुना ज्यादा प्राइस पे कर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा पे करोगे तो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है ये कंपनी, शेयर्स ओवर वैल्यूड है, जो एक टाइम के बाद करेक्ट हो ही जाएगा, एक टाइम के बाद करेक्ट होके अपनी एक्चुअल जो क्या कहते हैं उसको औकात में आ ही जाता है। एक्चुअल जो औकात होती है ना स्टॉक की, वो आ ही जाता है एक ना एक दिन, जब फंडामेंटल्स क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होते हैं ना कंपनी के, एग्जैक्ट वहीं आके खड़ा हो जाता है कंपनी का पीई रेशो जितना होना चाहिए। तो अभी मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे पता करें, इनका पीई रेशो बहुत कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि मार्केट में शेयर का प्राइस कम है। क्यों कम है, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को स्टॉक के बारे में, और क्योंकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर है जो कि स्टडी करते हैं, कंपनीज को स्टडी करते हैं, तो आपको आता है कंपनी सिलेक्ट करना। ठीक है, वो मैं इन्वेस्टमेंट करनी सिखाऊंगी, मैं तब सिखाऊंगी। तो यहां से आपको पता चल गया कि ये अभी इनिशियल स्टेज पर है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। आप इनिशियल स्टेज पर आपने उस कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, किस बेस पर लगाया, अपनी स्टडी के बेस पर लगाया, और फ्यूचर में ग्रोथ आएगी ही आएगी, क्योंकि स्टॉक जब अंडर वैल्यूड था उस टाइम पर आपने पैसा लगा दिया, अंडर वैल्यूड था। जैसे अगर मैं बोलूं कि पारस आपको अंडर वैल्यू किया जाता है, क्या मतलब है, मतलब पारस जो आप हो ना, लोग आपसे उससे कम ही वो करते हैं, हाँकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट में अगर आपकी वर्थ देखी जाए तो वो बहुत हाई है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे आपकी वर्थ पता है, मैंने आपको फ्रेंड बना लिया। आप 1 साल बाद 2 साल बाद आपने इतना बड़ा बिजनेस किया और आप अब मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए ये सिर्फ यही, इसलिए मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ उनको। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है? एक्चुअल में कंपनी की वर्थ बहुत ज्यादा है, लोगों ने उसको अंडर वैल्यूड कर रखा है क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे हैं उसकी वैल्यू, और क्योंकि वैल्यू समझ नहीं रहे हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको अपना दोस्त नहीं बना रहे, इसलिए वो अंडर वैल्यूड है। और कई बार क्या होता है, यहाँ पर मैं अजीत का एग्जाम्पल लेती हूँ, बुरा मत मानना अजीत, ठीक है। अब मान लो अजीत में ऐसी क्वालिटी है ही नहीं कि मैं इसको अपना फ्रेंड बनाऊं, पर अजीत को हाइप कर रखा है कि अजीत जैसा कोई बंदा ही नहीं है मार्केट में, जिसके पास अजीत है उसके पास सब है। मैंने कहा चलो भाई अजीत, मैं भी तुम्हें अपना दोस्त बना लूं। मैंने अजीत को इसलिए नहीं दोस्त बनाया कि अजीत में कोई क्वालिटी है, मैंने उसको समझा नहीं, मैंने उसको इसलिए दोस्त बना लिया कि सब अजीत 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 करते हैं, इसलिए मैंने भी उसको दोस्त बना लिया। बना के देख लो, जो वो बंदे का बिहेवियर एक्चुअल में आपको पता चलेगा ना, आपको आपकी औकात दिखा देगा वो बंदा, और अपनी भी दिखा देगा। ये स्टॉक्स स्टॉक्स के बारे में भी सेम ही चीज है, इसलिए कहते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक से बचना है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिनका पी रेशियो कम है। अब सिर्फ इस बेस पर तो मत ही करना कि पी रेशियो कम है, कंपनी को भी समझना है, समझना भी जरूरी है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अब ये होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। अभी मान लो 16 रुपए प्राइस है, और फ्यूचर में क्योंकि अंडर वैल्यूड था, और जैसे जैसे लोगों को उसके फंडामेंटल्स ऑपरेशंस वगैरह का पता चला, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू उसके प्रोडक्ट्स वगैरह का पता चला लोगों को, ठीक है, तो मान लो 160 रुपए प्राइस हो गया, तो कितने गुना बढ़ गया पारस? 10 फोल्ड, 10 फोल्ड बढ़ गया। तो इनको कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स, जो आपको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना रिटर्न देते हैं। और ऐसे स्टॉक्स होते हैं, बट आपको ढूंढने पड़ते हैं, और उसके लिए काफी इंटेलिजेंस लगती है। Skinner.com है, वहां से भी काफी चीजें आप पता कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। एक क्राइटेरिया होता है जिससे आप ढूंढ सकते हैं, एक पीई रेशो लिख दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख दो, प्रॉफिट लिख दो, उस कंपनी का कितना है, ढूंढ पाओगे। प्राइमरी और सेकेंडरी दो मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट वो है जहां आईपीओ इश्यू होता है, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को प्राइमरी मार्केट नहीं बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है जिसमें आप आईपीओ इश्यू करने के बाद और पब्लिक लिस्टेड होने के बाद एंटर हुए हो, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? जब आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने की स्टेज में है, और उस टाइम पर जिस प्लेटफॉर्म की हेल्प लेके, जैसे अंडर राइटर्स की हेल्प लेके या किसी बैंक की हेल्प लेके वो आईपीओ इश्यू करती है, तो ये पूरा प्रोसीजर को जहां पर कैरी आउट होता है उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ये पूरा प्रोसीजर कभी भी स्टॉक मार्केट में कैरी आउट नहीं होता है, इसलिए स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, और ये होती है प्राइमरी मार्केट। ये क्लियर है आप लोगों को? पीछे का गेम समझना है ना। कुछ ऐसे इन्वेस्टर है जो शेयर मार्केट को चलाते हैं, टाइप्स पता होने जरूरी है आप लोगों को उनके, कौन है वो बंदे, उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, सब कुछ पता होना जरूरी है। देखो, काफी तरह की कैटेगरी के बेस पर इन्वेस्टर्स को डिवाइड किया गया है, कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बेस पर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बेस पर जो इन्वेस्टर होते हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बेस पर, कहने का मतलब है ये जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस अमाउंट के बेस पर कैटेगराइज किया गया है इनको। रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं पहले, हम रिटेल इन्वेस्टर हैं। क्यों है हम? 10,000, 20,000 रुपया, मैक्सिमम 1 लाख, 2 लाख, इतना ही तो लगा रहे हैं मार्केट में, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज लगाते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट में, पर इन्वेस्टमेंट या फिर पर ट्रेड। रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं इनको। कितना मूव कर देंगे ये मार्केट को 2 लाख रुपए से? बहुत बड़ी मूवमेंट तो नहीं कर सकते ना पारस ये रिटेल इन्वेस्टर्स। हाँ, अगर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है तो कभी कभी ये मार्केट हिला देते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम्स मार्केट में अलग तरह के लोग, अलग तरह के इन्वेस्टर खेलते हैं। उनमें से एक का नाम है HNI, लिख लेना इसको, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNI। ये बंदे किसी स्टॉक में जब भी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस कंपनी के जितने शेयर्स है उसका 1% से भी ज्यादा हिस्सा खरीदते हैं ये। और अगर अमाउंट की टर्म्स में बताया जाए तो करोड़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है।
और 1% से हिस्से का अगर कोई ओनर है एक कंपनी में, तो जो फंडामेंटल्स बनते हैं उस कंपनी में, उसमें HNI का नेम होता है, स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि ये बंदा HNI है, इसने 1% से ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं इस कंपनी में। क्लियर? अब इससे भी बड़े इन्वेस्टर की बात करेंगे, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये जो भी मैं इन्वेस्टर बता रही हूँ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बेस पर है, जितना अमाउंट ये इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की बात करी, HNI की बात करी, अब DII की बात करेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल जिनको कहते हैं इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। इंडेक्स फंड और जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना इंडिया के ही, जिस कंट्री में वो है उसी कंट्री के वो रहने वाले लोग हैं, उनको DII कहते हैं। इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गई एक तो DII में, जिसमें म्यूचुअल फंड आगे, इंडेक्स फंड आगे, ये लोगों से बहुत भारी अमाउंट में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे SIP वगैरह के थ्रू। बहुत सारा पब्लिक SIP कर रहा है ना म्यूचुअल फंड को और इंडेक्स फंड को। इनके फंड मैनेजर क्या करते हैं, अपने नॉलेज के बेस पर स्टॉक मार्केट में वो हैवी अमाउंट लगाते हैं, और जब इतना सारा हैवी अमाउंट लगेगा, मार्केट हिलेगी ना। ये अपनी मर्जी से मार्केट हिलाते हैं, अपनी मर्जी से प्राइस ऊपर लेके जाते हैं, अपनी मर्जी से प्राइस नीचे लेकर जाते हैं। इनको ऑपरेटर कहते हैं, गेम चेंजर होते हैं ये स्टॉक मार्केट में। सब कुछ यही कर रहे हैं और यही समझना है हमने ये समझना है जब भी इंडेक्स का प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेते ना, पब्लिक का पैसा है, उसको ये डेरिवेटिव्स में क्यों लगाएंगे। ट्रेड वो वाला करते हैं डेरिवेटिव्स में, सिंपल वाला ट्रेड करते हैं, जैसे स्टॉक्स वगैरह में लगा दिया, स्विंग ट्रेड कर दिया या स्कैल्पिंग कर दी, ओके। लेकिन डेरिवेटिव्स में पैसा नहीं लगाते हैं, ये बात याद रखना। जो DII होते हैं सिंपल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी से ये पैसे को ऊपर या इंडेक्सेस को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से प्रॉफिट अर्न करते हैं। और इनका कंपनीज के साथ भी टाई अप होता है, जिस भी कंपनी का ये शेयर प्राइस ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, उस कंपनी से ये बकायदा बात भी करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, ओके। और कौन हो सकते हैं DII में? इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी तो करते हैं ना, पब्लिक से इंश्योरेंस करवाकर जो पैसा कलेक्ट करती है, कुछ अमाउंट ये स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। पेंशन फंड्स, जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है, इनका काम भी यही है, यही कर रहे हैं बैंक्स, ठीक है। अब जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये तो उसी कंट्री के नेटिव है। FII के बारे में सुना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सेम कॉन्सेप्ट पर है ये भी, बट वो फॉरेन के हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सेम इंश्योरेंस कंपनी है वहां की, सेम बैंक्स है। याद रखना, ये कभी डेरिवेटिव्स में पैसा नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। ऐसे इन्वेस्टर्स की बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेस पर आएंगे। इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जैसे एक वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर्स का काम क्या है, अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढना। पी रेशियो कम है, अंडर वैल्यूड स्टॉक का मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न कमा जाते हैं काफी। ग्रोथ इन्वेस्टर्स, ये वो इन्वेस्टर्स है जो इनिशियल स्टेज पर स्टार्टिंग के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसा। फंडामेंटल्स देख लेते हैं, प्रोस्पेक्ट्स देख लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पता ही है इनको बिजनेस ग्रो करेगा, तो जैसे ही प्राइस ग्रो करता है तो ये वहां से कमाते हैं। फिर होते हैं स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टर्स, जैसे किसी कंपनी में मर्जर हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, किसी और को एक्वायर कर रहे हैं, तो उन स्पेशल मोमेंट्स का ये फायदा उठाते हैं। क्लियर है इन्वेस्टमेंट स्टाइल वाले? अब आता है रिस्क एपेटाइट के बेस पर। रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क सहन करने की क्षमता। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स सुने हैं आप लोगों ने, नाम सुना होगा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, ठीक है। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स वो है जो बहुत भारी अमाउंट बिना डाइवर्सिफाई किए एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। ये इनके पास कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी वगैरह नहीं होती है, बहुत भारी भरकम अमाउंट लगा देते हैं। ये फ्यूचर और ऑप्शंस में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं बिना स्ट्रेटजी को अपनाए, इसलिए इनको एग्रेसिव इन्वेस्टर कहा जाता है। मॉडरेट इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर
डाइवर्सिफाई करते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन वर्ड भी सुना होगा आप लोगों ने। पारस को पता होगा डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं। पारस बताना सबको। जैसे आपके पास कोई वैल्यू पड़ी है, जैसे आपके 100 रुपये पड़े हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं 100 रुपये पड़े हैं, तो उससे आप एक स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके तो आप उसे मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। कि जैसे आपका जो लॉस होता है, लॉस उससे एक्यूमुलेट हो जाता है ना, ज़्यादा लॉस नहीं होता अगर मार्केट के गिरने से, वरना आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है उससे। यस, तो क्या बोला इन्होंने, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, जैसे मंथली आपकी 100 रुपीज की है, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, तो उस 100 रुपीज को एक स्टॉक में लगाने की बजाय उसको डाइवर्सिफाई कर दो, डिफरेंट स्टॉक्स में लगा दो। वो आप पर डिपेंड है, 10 स्टॉक्स में लगाते हो या 15, मैक्सिमम 10 से 15 ही रखना। 10 से 15 इससे ज्यादा रेकमेंड नहीं किए जाते हैं, बट एक से ज्यादा स्टॉक में लगाओ। क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई या कुछ ऐसा हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो सिर्फ एक ही स्टॉक का लॉस हुआ ना आपका, बाकी तो पड़े हैं ना अभी। तो रिस्क डाइवर्सिफाई कर लेते हैं जो, उनको मॉडरेट इन्वेस्टर कहते हैं। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है, पोर्टफोलियो वर्ड सुना होगा आपने। पोर्टफोलियो का क्या मतलब है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट पोर्टफोलियो में मतलब बांट रखा है। जैसे एक इक्विटी हो गया, एक प्रेफरेंस हो गया, थोड़ा पैसा आपने डेट में लगा दिया, थोड़ा पैसा आपने फ्यूचर्स में, यानी आपने अपने पैसे को बांट कर डिफरेंट चीजों में लगा दिया, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये मॉडरेट इन्वेस्टर हो गए। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, ये सिर्फ एफडी में लगा देंगे, एनपीएस में लगा देंगे, पीपीएफ में लगा देंगे, शेयर मार्केट से दूर रहते हैं, इनको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक्स की। ओके, ओनरशिप के बेस पर बात करेंगे। ओनरशिप के बेस पर एक कॉमन स्टॉक होते हैं, एक प्रीफर्ड स्टॉक होते हैं। कॉमन इक्विटी वालों को बोलते हैं, प्रीफर्ड प्रेफरेंस वालों को बोलते हैं। इक्विटी वालों का मैंने बताया ही था, ये ओनर माने जाते हैं, वोटिंग राइट होता है, और कंपनी के प्रॉफिट में इनको ज्यादा हिस्सा भी मिल सकता है, और क्या पता बिल्कुल भी ना मिले, डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट बचता है। प्रीफर्ड स्टॉक्स कौन से होते हैं, प्रेफरेंस वाले, इनको सिर्फ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, बाकी चीजों की प्रिविलेज इनके पास नहीं होती है, तो कंपैरेटिवली सेफर होते हैं अगर इक्विटी से इनकी। एक हाइब्रिड होता है जो कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और प्रेफरेंस का। कम्युलेटिव जो होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जैसे कि आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में लगा दो, एक टाइम के बाद आपके पास ऑप्शन होगा, उनको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हाइब्रिड कह देते हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर हम स्टॉक्स की बात करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है, अगर आपको आज ये कंपनी खरीदनी है, तो आज ये कंपनी कितने में बेचेगा वो बंदा आपको। आप एक कंपनी, उस कंपनी के ओनर कैसे बनोगे, उसके 100% शेयर्स खरीद कर ही तो बनोगे ना। ठीक, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कैसे समझना है आपने, कि आज अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदना है, तो आपको उसके 100% शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो जितने भी शेयर्स हैं उस कंपनी के, मार्केट में एक शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ आ गया आपको, जितने नंबर ऑफ शेयर्स है एक कंपनी के, आज मार्केट में जो प्राइस है पर शेयर, उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। कहने का मतलब है, आज अगर आपको ये कंपनी खरीदनी पड़ जाए, तो आप इसके 100% शेयर्स खरीदोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जितने भी शेयर्स है, मान लो 1 लाख शेयर्स हैं, कितने के हैं मार्केट में आज ये, तभी तो ओनर बनोगे ना, आपको पता होना चाहिए। मान लो 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर का प्राइस मार्केट में 10 है, तो टोटल कितने की वर्थ हो गई, 10 लाख की हो गई ना। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख की हो गई, तो 10 लाख में आप उस कंपनी को खरीद सकते हो। यानी ये कंपनी कितने की है मार्केट में, इस कंपनी की मार्केट में कितनी, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर स्टॉक्स के टाइप्स की बात करेंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, जो निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज होती है ना, टॉप 100 कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर जो टॉप 100 कंपनीज है, उनको लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं, और इनको ब्लू चिप स्टॉक्स भी बोलते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो लार्ज कैप स्टॉक्स को ही बोलते हैं, टॉप 100 कंपनीज को, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर टॉप 100 कंपनीज है,
उनको लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक मतलब जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कई सारे म्यूचुअल फंड लार्ज कैप होंगे, कई मिड कैप होंगे, कई स्मॉल कैप होंगे, वो इसी बेस पर होते हैं। उसका मतलब ये होता है जो लार्ज कैप वाले होते हैं वो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे को। जो मिड कैप वाले होते हैं 100 के बाद जो नेक्स्ट 150 है, एक तो ये होगी 100 कंपनीज, इसके बाद जो 150 कंपनीज है, ये जो 150 है इनको मिड कैप स्टॉक बोलते हैं, और जिनको बेबी ब्लू चिप स्टॉक भी बोलते हैं, बेबी ब्लू चिप स्टॉक्स। ओके, तो 100 ये हो गए लार्ज कैप, 150 ये हो गए मिड कैप, 250 हो गए ना टोटल, 250 हो गए। अब इन 250 के बाद जितनी भी कंपनीज आती है उनको स्मॉल कैप स्टॉक्स बोल देते हैं। और ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में इतना रिस्क नहीं होता, ये इतने वॉलेटाइल नहीं होते, क्योंकि ये एक लेवल पर ग्रोथ कर चुके हैं। जो कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, अब क्या बचा ग्रोथ करने के लिए उनके पास? अब तो थोड़ा ही करेंगे, अब तो रेवेन्यू ग्रो करेंगे, बस इतना। मिड कैप वाली अभी ग्रोथ की स्टेज पर है, तो इनमें वॉलेटिलिटी और रिस्क बिल्कुल मीडियम होता है। स्मॉल कैप में हाई वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन प्रॉफिट कमाने की ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में होती है। वॉलेटाइल है ना ज्यादा, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको यहीं से मिलते हैं जो स्मॉल कैप होते हैं। जो 250 कंपनीज के बाद आती है उनमें आप लोगों को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मिल जाएंगे। कैसे ढूंढते हैं ये मैं सिखा दूंगी जब फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगी। अब होते हैं स्टॉक वो जो डिविडेंड पे आउट के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। डिविडेंड पे आउट के बेस पर, डिविडेंड का तो पता है आप लोगों को क्या होता है। तो इनमें एक आगे इनकम स्टॉक्स। इनकम स्टॉक्स में क्या है, आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ईयरली आपको डिविडेंड मिलेगा, उनको इनकम स्टॉक कह देते हैं। फिर इसमें ग्रोथ स्टॉक आ जाते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स में क्या होता है, वो आपको डिविडेंड नहीं देते हैं, वो जो प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे आपके शेयर का प्राइस ग्रो करता रहता है। तो ये ग्रोथ स्टॉक हो गए, ठीक है। अब ये हो गए टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आपके। तो मुझे लगता है बेसिक्स में आपके सारे, अब आप लोगों को पता, ये तो पता होगा मार्केट 9:15 पर खुलती है, 3:30 पर बंद होती है, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ। सैटरडे संडे तो खुलती ही नहीं मार्केट। मंडे टू फ्राइडे 9:15 पर ओपन हो जाती है, ठीक है, और 3:30 पर क्लोज हो जाती है। ओके, चलिए।